सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने दोस्तों जो आरएस मेंस पेपर 1 है उसके जो 2021 का पेपर यहाँ पे देखेंगे, जिससे थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे दोस्तों अपने को आंसर राइटिंग करनी है, किस हिसाब से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो चीजें आपसे पूछी जा रही है उतना ही आपको आंसर देना है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे दोस्तों। इसके बाद से अपने क्या है कि पूरा डिटेल से आपको सिलेबस करवाएंगे मेंस का। जो जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके करवाएंगे, ठीक है। बाकी जो राजस्थान का है दोस्तों वो तो आप आराम से कर सकते हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो पूरी डिटेल से, जितने भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है वहां से पढ़ो, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के। फिर भारतीय इतिहास संस्कृति की बात करें तो दोस्तों ये आपको एनसीईआरटी से करनी है, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप एनसीईआरटी यूज करें। फिर आधुनिक विश्व का इतिहास, तो दोस्तों इसमें आपके जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आया था 2021 में, तो अब जो थोड़े बहुत टॉपिक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो छोटा टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है आने, वहां से इतने बड़े सिलेबस में से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना, ये भी आप एनसीईआरटी से करें, ठीक है। सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना, मैक्सिमम आप एनसीईआरटी का यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर बात करें दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की, तो ये भी आप दोस्तों एनसीईआरटी से करें। इसके साथ साथ आपको जो भारत का इको सर्वे है वो भी करके जाना है। फिर दोस्तों आपका वैश्विक अर्थव्यवस्था है, तो लास्ट जो ये दो टॉपिक है ना, इन दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अपने को टॉपिक सारे करने हैं कंप्लीट, वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो भी है, जितने भी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं सारे कवर करने हैं। फिर राजस्थान में की अर्थव्यवस्था के लिए मेन आपको दोस्तों जो इको सर्वे है, ठीक है, वो करके जानी है मेंस के लिए। फिर सॉरी, आपका जो कृषि परिदृश्य है, पशुपालन है, सिंचाई है, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको डिटेल से करके जान। तो राजस्थान तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बाकी जब भी आप इंडिया इंटरनेशनल लेवल का करो तो वो एनसीईआरटी से करें। फिर बात करें समाजशास्त्र की दोस्तों, ये भी आप एनसीईआरटी से कवर करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का दोस्तों मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा जितना भी टॉपिक होगा, बाकी के लिए आप अलग अलग कोई चैनल देख सकते हैं। प्रबंधन की बात करें तो ये भी आप एनसीईआरटी से करें। लेखांकन और अंकेक्षण दोस्तों, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, एक तो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, तो ये भी दोस्तों आप एनसीईआरटी से ही कवर करें, ज्यादा बेटर रहेगा। एनसीईआरटी से बाहर आपका दोस्तों कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, और अपने को टॉपिक जरूर मिलने चाहिए, जो भी टॉपिक दे रखा है उससे हटना नहीं है। जितना भी बात लिखी गई है लेखांकन की, दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, तो इसका पूरा सामान्य ज्ञान अपने को होना चाहिए, ठीक है। जितना जो भी आप पॉइंट लिखो उससे बाहर नहीं जाना, अपने को उसके अंदर ही रहना है, उस दायरे के अंदर रहते हुए अपने को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन जो भी चीज पढ़ो उसको पूरा डिटेल से पढ़ना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अपने को पूरी चीजें पूरी डिटेल से पढ़नी है। योजना आप पढ़ रहे हो कोई भी, क्योंकि योजना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, तो वो भी आपको पूरी डिटेल से पढ़नी है कि उस योजना के उद्देश्य क्या है, क्यों लाई गई, कौन एप्लीकेबल है, कौन उसमें नहीं एप्लीकेबल है, कौन सा विभाग उसको चला रहा है। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर 1 की, आज अपने बात कर रहे थे, तो 48 दोस्तों क्वेश्चन आपके इस पेपर 1 में रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके 200 मार्क्स होंगे। अब इसमें अलग अलग इसने बांट दिया। यूनिट वन में 75 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन है, और 10 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। और अब इसमें भी आगे दोस्तों जो अलग अलग इसने बांट दिए, जिसमें से 15-15 शब्दों में यहाँ पे 2 अंक निर्धारित किए हैं, प्रत्येक पर्सन के 2 अंक। अब आपको उत्तर जैसे 15 शब्दों में लिखा है तो लगभग इसी में रेंज में ही रखना है, ना ही इसको ज्यादा करना है ना ही कम करना है, इस रेंज में रखोगे तो बेटर रहेगा। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाएं हैं इसकी। अब इसमें सिर्फ 4 का नाम उल्लेख करना है। अब 4 का है तो 4 का लिखेंगे, 6 का नहीं लिखेंगे। हालांकि मान लिया कि आपको 6 पता होगी, लेकिन 6 नहीं लिखनी है अपने को, ठीक है। जैसे पहले मैंने लिख दी मीमांसा दर्शन, और साथ में इसके आप प्रवर्तक के नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात मैंने लिख दिया न्याय दर्शन। फिर तीसरा दोस्तों मैंने लिख दिया योग दर्शन। चौथा लिख दिया दोस्तों मैंने सांख्य दर्शन। ये पूरा लिखना है आपको, सांख्य नहीं छोड़ना खाली,
पूरा लिखना है कि सांख्य दर्शन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप इनके प्रवर्तक का नाम सामने लिख सकते हो, जैसे मीमांसा दर्शन का जैमिनी हो गया, न्याय दर्शन का दोस्तों गौतम हो गया, योग दर्शन के पतंजलि हो गए, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो गए। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, जितना पूछा जाए, चार का नाम लिख पूछा है तो सिर्फ चार के यहाँ पे लिखना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आपसे दोस्तों पूछा गया कि रावण हत्या क्या है। देखो वैसे बात करें तो रावण हत्या वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। अब इसको आपको और भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है। अगर आप दोस्तों इसको पूरा ऐसे लिखोगे पॉइंट बना के कि ये तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, मतलब जिसमें तार लगे होते हैं उसे बोलते हैं अपने तत्वाद्य यंत्र। और वादक कौन करता है इसे? नायक भोपा करता है मेन, बाबू जी की फड़ बांसते समय करता है। और इसमें तार कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। तार की यहाँ पे संख्या है वो है 9। ठीक है, तत्वाद्य वाक्य तो आपसे पूछा इतना ही है कि क्या है, तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा कि ये तत्वाद्य यंत्र है। तारों की संख्या 9, वादन नायक भोपा। बाबू जी की फड़ बांसते समय। अब अपने बात करेंगे दोस्तों सुर्रावर्दी या सूफी सिलसिला का वर्णन आपसे पूछा गया है। ये आपके अभी आरएएस प्री के एग्जाम में भी आया था दोस्तों। अब सुर्रावर्दी के सबसे पहले अगर आपसे वर्णन का पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसका संस्थापक का नाम लिख दो, इससे बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा कि संस्थापक कौन आता है। संस्थापक का नाम दोस्तों आ जाएगा शेख बहाउदान अब्दुल। ठीक है, और पूरा नाम इसका और भी बड़ा लंबा है, वाहिद अबू नजीब। तो ये दोस्तों इसका पूरा नाम है कि इसका संप्रदाय का संस्थापक ये है। और इसका दोस्तों जो शुरुआत है ना, ये बगदाद से हुई थी। कहां से हुई थी? अब इसकी जो शुरुआत हुई है ये दोस्तों बगदाद से हुई थी। कहां से? बगदाद से। और इसका दोस्तों जो सुदृढ़ संचालन का क्षेत्र है वो बदरुद्दीन जकरिया ने मतलब किया था। और भारत में ये मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, और प्री में आपके एग्जाम में आया था तो यही पूछा था मुल्तान व सिंध को केंद्र कौन से संप्रदाय का केंद्र था, तो सुर्रावर्दी का था। और इसका सुदृढ़ संचालन किया था वो शेख बदरुद्दीन जकारिया ने किया था। मतलब अच्छे से इसको तरक्की पे ले जाया, जैसे स्वर्णिम काल कहते हैं ना, वो काल हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं भारत फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख दो कि मुल्तान व सिंध को प्रमुख केंद्र बदरुद्दीन जकारिया ने बनाया। जकारिया ने बनाया। ठीक है दोस्तों, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है कि इसकी भूमिका क्या रही। अब दोस्तों देखो, वैसे तो इनका जन्म कालका में हुआ था, जन्म जुनम से कुछ नहीं लेना। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया? भूमिका, वो भी किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। बस अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है जब आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाकी अपने को डिटेल पूरी पता होनी चाहिए। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे ये पूरा पूछ ले, इसकी पूरी व्यक्तिगत चीजें बताओ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन सभी को पता होगा 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा
पारित था। ठीक है, इनका जन्म काल कहाँ में हुआ था, मैं बता दूं आपको 1909 में। इन्होंने क्या किया था कि मेन जो इन्होंने काम किया था, सबसे पहले अपने ऐसे लिख देते हैं कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। वैसे ये चीज भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने से तो अर्जुना आसफ अली के बारे में पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। मेन जो, अगर आप आंसर लिखो तो दोस्तों इसमें सिर्फ अपने को इतना ही लिखना है कि ग्वालियर टैंक मैदान है बॉम्बे में, इन्होंने वहां पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अरुणा आसफ अली ने क्या किया था, ग्वालियर टैंक मैदान जो बॉम्बे है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और आजादी से पहले फहराया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बस इतना ही आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो और भी इनकी बहुत भूमिका रही है, मतलब जगह जगह इन्होंने मेन जो भी जितने भी आंदोलन है उनमें पार्टिसिपेट लिया, स्वयं को आगे रखा। अब अपने बात करने लियोनार्डो दा विंची की, इनके बारे में सभी को जानता होगा, लेकिन इन सभी को पता है कि मोनालिसा इसकी जो आर्ट जो इसने बनाया था, चित्र फेमस है। अब इसमें यह पूछा है कि इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट सपर, ये कहाँ पे चित्रित किया था, जगह का नाम पूछ लिया सीधा, जगह नाम बताना है। तो ये सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में दीवार पर चित्रित किया था, मिलान शहर में किया था, मिलान शहर में, लेकिन कहाँ पे, तो पूरा लिखोगे तो आपको बेटर रहेगा। सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में दीवार पर चित्रित। ठीक है, चित्रित, और कहां पे, मिलान शहर में, मिलान शहर में यहाँ पे ये चित्रित किया गया। तो इतने में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है, अब अगर आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हो तो मेन क्यों फेमस है ये चित्र, जो ये सांता मारिया डेल ग्राजी है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो यीशु है, जो ईसाइयों के मेन देवता होते हैं, यीशु व उनके 12 शिष्यों के बीच अंतिम भोज की घटना को दर्शाता है। 12 शिष्यों के बीच अंतिम भोज की घटना को दर्शाता है। ठीक है, इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछा गया, आपसे बस ये ऊपर जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, यही पूछा गया है, तो इतना ही आप लिख के आएंगे, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपने जान रहे हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन। फिर पार्ट बी आ जाता है दोस्तों, पार्ट बी, इसमें आपके दोस्तों जो 25 अंक है, मतलब 5 अंक एक क्वेश्चन के हैं, 50-50 शब्दों में। अब 15 से अपने को 50 शब्द लिखने हैं। अब जो भी चीज पूछी जाएगी उसमें अपने को 50 शब्द लिखने हैं हर आंसर के। ठीक है, तो 50 शब्दों वाले तो अपने करेंगे, 100 शब्दों वाले को अपने दोस्तों नहीं करेंगे। ठीक है, उनको अपने वैसे देख लेंगे बाद में जब अपने डिटेल से सिलेबस करेंगे। तो मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण करना है। अब राज सिंह शैली दोस्तों किसके समय थी, तो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय के जो शैली है उसे राज सिंह शैली के नाम से जाना जाता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे राज सिंह शैली बोलते हैं। और इस शैली का प्रचलन पल्लव काल में हुआ था।
तो विशेषताएं बतानी है अपने, तो विशेषताएं पूछी गई है। तो सबसे पहले तो राज सिंह शैली का समय, राज सिंह शैली का समय 674 से 800 ईसा पूर्व। इसके बाद दोस्तों इसका समय था पल्लव काल, ठीक है, तो इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, पल्लव काल। इसके बाद जो नरसिंह वर्मन द्वितीय उसे राजसिंह बोलते थे। मेन दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें थी, मेन राज सिंह शैली में जो मंदिर निर्माण था, तो मंदिर जो निर्माण किया जाता था इसमें, वो पाषाण मतलब पत्थर और ईंटों के प्रयोग से किया जाता था। पाषाण व ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। फिर इसमें जो मंदिर आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, महाबलीपुरम का मंदिर आता है दोस्तों, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम का कौन सा मंदिर, शोर मंदिर, शोर मंदिर, ठीक है। और शोर मंदिर दोस्तों ये था तटीय शिव मंदिर, प्रवेश द्वार इसका पश्चिम की ओर। तो जो इस शोर मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ये किस ओर, पश्चिम की ओर खुलता था। और भी अन्य बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों ईश्वर मुकुंद मंदिर आ जाएंगे, ठीक है। इसके और मतलब इसके आसपास जो मंदिर थे तो इसे तटीय शिव मंदिर भी बोलते थे, शिव मंदिर। इसके अलावा दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर आ जाएगा आपका, कैलाशनाथ मंदिर। राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है, तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है। जो राज सिंह शैली है इसके चरम, या अपने ऐसे कहते थे स्वर्ण काल को व्यक्त करता है, चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से हुआ है। जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका जो अगर निर्माण पूछ ले तो ये आपके ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से हुआ है। अब अगली स्लाइड में मैं बाकी चीजें लिख रहा हूं दोस्तों, जो लास्ट आपका मंदिर रह गया उसके बारे में। और फिर एक और आता है दोस्तों मंदिर। अब इन सारे मंदिरों को आप लिख दोगे तो आप जितने भी यहाँ पे शब्द दे रखे हैं 50 वो कंप्लीट हो जाए। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ठीक है। ये किसके द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया। और ये दोस्तों जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित। और पल्लव कला का विकसित रूप इसमें आप देख सकते हो। तो राज सिंह शैली को पल्लव कला भी कहते हैं। पल्लव कला का जो विकसित रूप है वो आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं दोस्तों इसमें कंप्लीट हो जाएगी आपके। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों 1857 के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन है आपका। अब 1857 के विद्रोह में ना आपको कंवर सिंह की गतिविधियां बतानी है कि कंवर सिंह क्या क्या किया था। अब दोस्तों कंवर सिंह का वैसे संबंध जगदीशपुर गांव है जो कि आप शाहबाद जिले बिहार में पड़ता है। तो अब कंवर सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, कंवर सिंह दोस्तों 80 साल इसकी उम्र थी, 80 साल का था जब 1857 की यहाँ पे क्रांति चल रही थी। तब भी ये ना लड़ रहा था, कानपुर तक लखनऊ तक लड़के आया था जाके ये, ठीक है। युद्ध जीत के भी आया था 80 साल की उम्र में, ठीक है। आजकल तो 30 साल वाले बोल देते कि मैं बूढ़ा हो गया। तो उस उम्र में भी ये पूरा
संघर्ष किया है अपने देश के लिए इसने। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जब शुरुआत हुई, ये निकला, तो ये जगदीशपुर गांव शाहबाद जिला है, यहाँ से निकलता है और आरा पे अधिकार करता है। तो अपने को पूरा ऐसे लिखना है, मैं आपको वैसे शॉर्ट में फ्लो में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखोगे तो पूरा लिखोगे। तो यहाँ पे दोस्तों जगदीशपुर गांव है, ऐसे लिख सकते हो कि जगदीशपुर गांव से ये क्रांति की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अपने कह सकते हैं कि ये आरा पे अधिकार करते हैं। तो जगदीशपुर से आरा की ओर बढ़ते हैं, और आरा पर अधिकार करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों इस पे ना आरा पे हमला करवाता है कैप्टन डनवर, ठीक है, डनवर लेकिन फिर भी ये इसको हरा देती है इसकी सेना। तो कैप्टन यहाँ पे डनवर द्वारा आरा पर आक्रमण करने पर डटकर उसका सामना किया और विजयी हुए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, विसेंट आयर आता है, ये आरा पे फिर हमला करता है। फिर विसेंट आयर द्वारा दोस्तों, इसको आप है ना जैसे ये लिखो तो इसको ऐसे डबल डॉट में ऐसे कॉलन में कर देना, ठीक है। इसमें आपके क्या किया अलग से दिखा, विसेंट आयर है, आरा पर विसेंट आयर द्वारा आरा पर आक्रमण करने पर वहां से बच निकलते हैं ये, ठीक है। और वहां से बचने के बाद ये पहुंच जाते हैं कल्पी। फिर वहां से कल्पी पहुंचकर तांत्या टोपे से मिलते हैं, ठीक है। तांत्या टोपे का तो नाम सभी को याद होगा। फिर यहाँ पे क्या है कि कानपुर के संग्राम में शामिल होते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या होते हैं ये, कानपुर के संग्राम में, ठीक है। तो तांत्या टोपे के साथ कानपुर संग्राम में शामिल हुए। ठीक है, और यहाँ भी दोस्तों ये जीत प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, कानपुर से लखनऊ की ओर गए। और वहां बेगम हजरत महल से इनकी मुलाकात होती है, बेगम हजरत महल से मुलाकात। और बेगम हजरत महल ने दोस्तों क्या किया, इन्हें आजमगढ़ की जिम्मेदारी कुंवर को दी, ठीक है। आजमगढ़ की जो जिम्मेदारी है ये कुंवर को दी। और दोस्तों फिर यहाँ पे क्या है कि आजमगढ़ ये जीत लेता है, ठीक है, आजमगढ़ पे भी अधिकार कर लेता है। फिर भी इसके बाद है ना, मैं आपको वैसे फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ थोड़ा, फिर यहाँ पे ये वापस जगदीशपुर की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब जगदीशपुर की ओर दोस्तों जाने के बाद क्या होता है कि विसेट आयर इसका पीछा करता है, कि विसेट आयर आता है, ठीक है, जो पहले भी इस पे हमला कर चुका है। फिर ये पीछा करता करता है ना, इसके पीछे जाता, लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर 22 अप्रैल, जो 22 अप्रैल है 1858,
1858 हो जाती है। अब इस समय क्या होता है कि ये पहुंच जाता है जगदीशपुर अंत पे, लेकिन फिर वहां पे जो लिंगरांड था ये हमला करता है इस पे जगदीशपुर। अब इसके नेतृत्व में सेना भी बुरी तरह घायल हो जाता है और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने को तो जो पूछा गया वही लिखना है। अपने से बस इतना ही पूछा गया था कि गतिविधियां क्या की, तो शुरू वाली 3 4 लिख देना, यहाँ पे अधिकार कर लिया उन चीजों को लिख देना, पूरा इतना बड़ा मत लिखना, ठीक है। मैंने आपको वैसे पूरा डिटेल से बताया थोड़ा। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिरोही का विलय पूछा गया आपसे। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पे संक्षिप्त में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको दोस्तों होने को पता है कि जब अपना राजस्थान निर्माण चल रहा था उसके समय 19 रियासत से 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो सबसे लास्ट में जो मिले थे वो आबू, दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा मिले थे 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। सिरोही के विलय के समय दोस्तों जो सिरोही विलय हुआ था ना, तो उसमें क्या लफड़ा हुआ था कि आधे पहले तो अरब कर ही नहीं रहे थे, सिरोही को गुजरात में मिला रहे थे। फिर बाद में क्या किया कि आधे सिरोही को ना मिला दिया राजस्थान में, और आबू दिलवाड़ा को है ना वो गुजरात में मिला रहे थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हाथ में दे रहे थे। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जनता द्वारा विरोध किया जाता है, तो वो सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो मतलब संयुक्त वृहत राजस्थान के निर्माण के पश्चात, संयुक्त वृहत राजस्थान जब बढ़ गया था, सरदार पटेल गुजरात के नेता दोस्तों यहाँ पे संयुक्त वृहत राजस्थान के निर्माण के पश्चात सरदार पटेल मेन सरदार पटेल ही थे दोस्तों, सॉरी, सरदार पटेल व गुजरात के नेता जो सिरोही है, मतलब इसके अलग अलग वो चीजें नहीं लिखनी अपने को यहाँ पे, मतलब सबके अलग अलग मत थे कि जैन मंदिर में गुजराती आते हैं ज्यादा, कच्छ वो जो राज परिवार था वो भी कच्छ काठियावाड़ से संबंधित था। तो लोग ऐसे कह रहे थे कि इसको इसमें मिला दो गुजरात में। तो इनके गुजरात के नेताओं के ऐसे कह सकते हैं कि प्रभाव में, अब अपने को तो वो सारी बातें लिखनी नहीं है, ठीक है, क्यों मिलाना चाहते थे। तो 1 फरवरी 1948 ईस्वी को सिरोही को गुजरात में मिला दिया था। सिरोही को क्या किया, गुजरात में मिला दिया, मिला दिया था। अब क्या हुआ दोस्तों, हीरालाल शास्त्री आते हैं अपने, इनके नेतृत्व में दोस्तों क्या है कि एक पत्र लिखा जाता है सरदार पटेल को, जो कि सिरोही को राजस्थान में विलय की मांग की। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि 10 अप्रैल, सॉरी दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है, इस कारण बीच में खांसी वगैरह आ रही है तो डिस्टरबेंस हो सकता है आपको। 10 अप्रैल 1948 को हीरालाल शास्त्री ये दोस्तों क्या स्क्रीन में थोड़ा बड़ा लग रहा है, वहां से आप लिखोगे तो थोड़े कम आएंगे शब्द यहाँ पे। हीरालाल शास्त्री द्वारा सरदार पटेल को पत्र लिखकर, और इनको आप दोस्तों पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में लिखना चाहते हो तो वैसे तो इसमें ऐसे ही सही रहेगा, वैसे पॉइंट में भी लिख सकते हो। सिरोही के राजस्थान विलय में सिरोही को राजस्थान में विलय की मांग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वो भी जहां भी वहां के गोकुल भाई भट्ट थे तो वो भी यही मांग कर रहे थे इसे राजस्थान में मिलाया जाए। फिर दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को जब संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन हो रहा था ना, तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर भी यहाँ पे ये बातें कही गई कि आप है ना इसको सिरोही को राजस्थान में ही मिलाओ। फिर 8 नवंबर 1948 को गोकुल भाई भट्ट की सलाह पर दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सिरोही रेजिडेंसी को है ना भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया। अब यहाँ पे अपने डायरेक्ट ये लिखेंगे कि 8 नवंबर 1948 को गोकुल भाई भट्ट की सलाह पर, गोकुल भाई भट्ट की सलाह पर सरदार पटेल ने सिरोही रेजेंसी काउंसिल, अब सिरोही रेजेंसी काउंसिल को भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया। भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया। अब दोस्तों इतना करने के बाद क्या हुआ कि फिर 5 जनवरी 1949 को भारत और बॉम्बे के शासन प्रबंधन है ना, अब इसमें 2 हिस्से कर दिए गए 5 जनवरी 1949 को। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं अपने, 5 जनवरी 1949 की बात कर रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही के 2 भाग कर दिए गए। पहले तो क्या किया गया कि 5 जनवरी 1949 को इसे पूरे बॉम्बे में मिला दिया गया। ठीक है, फिर वहां पे विरोध हुआ तो अपने डायरेक्ट यहां से लिखेंगे कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सिरोही के 2 भाग, ठीक है, जैसे एक तो सिरोही हो गया जो राजस्थान वाले पूरा सिरोही मांग रहे थे, और एक है ना आबू देलवाड़ा है। अब ये आबू देलवाड़ा है ना, ये मिला दिया गया किसमें, बंबई में, शेष मुंबई में, और राजस्थान व बंबई में मिलाया। अब यहाँ पे फिर से दोस्तों विरोध होने लगा, निर्णय का आंदोलन हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा फाइनली यहाँ पे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जो आबू देलवाड़ा है इसको दोस्तों राजस्थान में भी मिलाया गया। आबू देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया। तो इस तरीके से दोस्तों जो सिरोही का विलय हुआ उसको आपको थोड़ा लिखना था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जितने भी दोस्तों आपके किसान आंदोलन है सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी बेगू किसान आंदोलन आपका क्या है कि किससे प्रेरित था, बिजोलिया से प्रेरित था। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब जो भी घटनाएं किसानों के खिलाफ हुए, अत्याचार हुए, उनको अपने को लिखने हैं। देखो बेगू मेवाड़ का ही एक बिजोलिया ठिकाने के पास था सटा हुआ, उससे तो अधिकांश किसान यहाँ पे धाकड़ जाति के थे। जो अधिकांश यहाँ पे किसान थे धाकड़ जाति के थे। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मेन कारण वही ऊंची लगान दर, ठीक है, अनावश्यक कर, इनसे किसानों को परेशान करा जा रहा था बार बार। तो यहाँ पे किसानों पर अनावश्यक कर, ठीक है, ऊंची लगान थोप कर किसानों को
प्रताड़ित किया जा रहा था, या कह सकते हैं किसानों का शोषण किया जा रहा था। किसानों का यहाँ पे शोषण किया जा रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पहले राजस्थान सेवा संघ के जो नेतृत्व में राम नारायण, विजय सिंह पतिंग और माणिक्यलाल वर्मा किसानों में अलग जगाते हैं कि आप एक साथ मतलब एकत्रित करते हैं, इनको एकत्रित करते हैं। फिर 1921 में बेरुकुंड नामक स्थान आता है, वहां पे राम नारायण चौधरी को नेतृत्व मतलब मुख्य नेतृत्व करता है, यहाँ पे राम नारायण चौधरी होते हैं मुख्य। अगर आपसे बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता पूछे तो राम नारायण चौधरी आएगा। चौधरी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। मतलब ये आंदोलन 1921 ईस्वी में स्टार्ट होता है। और यहाँ पे क्या है कि जागीरदारों द्वारा किसानों की फसलें नष्ट कर दी जाती है। अब अपने को आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो जागीरदारों द्वारा जो किसानों की फसलें हैं, खड़ी फसलें नष्ट कर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी बच्चे, बूढ़े, स्त्री है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। भ्रष्टाचार दमन के लिए एक मशहूर मुंशी आते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार व दमन के लिए मतलब जो निर्दयी व्यक्ति है ना उसको यहाँ पे मुंसलिम नियुक्त कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार व दमन के लिए एक मशहूर मुंशी जिसका नाम अमृतलाल को बेगू का मुंशरिम नियुक्त किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि वो दोस्तों यहाँ के किसानों को डरास के, धमसास के या दबास के कैसे भी करके। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्र होते हैं। तो मेन घटना यहाँ पे होती है। तो गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्रित हुए। अब यहाँ पे क्या है कि अमृतपाल कहता है कि यहाँ पे आप इकट्ठे मत हो, चले जाओ यहाँ से वरना गड़बड़ हो जाएगी। 13 जुलाई की बात आती है, 13 जुलाई 1923 ईस्वी की बात आती है। तब ट्रेंच भी दोस्तों इसी से संबंधित है। ट्रेंच के आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई जाती है। ट्रेंच के आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई। जिसमें दोस्तों रूपा जी और कृपा जी नामक किसान शहीद हुए। रूपा जी व कृपा जी नामक किसान यहाँ पे शहीद हुए और अन्य बहुत सारे किसान दोस्तों यहाँ पे घायल भी हुए। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा लिखनी है, जितना आप अगर शॉर्ट में इसको कर सको तो ठीक है। और बस इतने ही मेन पॉइंट इतने ही थे इसके। और बाकी वैसे बात करें तो ये लास्ट में 1925 में जाके खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है आंदोलन। लेकिन अपने को जितने भी इन पे किसानों पे अत्याचार हुए वही लिखने थे। फिर अपने बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। जो दोस्तों आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि लिखनी है कि किसके विचार में आया कि अपने को दोस्तों स्वतंत्रता कैसे आई। क्योंकि देखो इंग्लैंड वाले शोषण तो कर ही रहे थे, सभी जगह इनका चल ही रहा था। इंग्लैंड और फ्रांस का वर्चस्व था उस टाइम। 1492 में कोलंबस करता है दोस्तों अमेरिका की खोज। और मेन अगर अपने बात करें उत्तरी अमेरिका की, मैं इसको आपको थोड़ा वैसे बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। उत्तरी अगर अपने अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि फ्रांस व इंग्लैंड का यहाँ पे वर्चस्व था। फ्रांस व इंग्लैंड का
वर्चस्व। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जॉर्ज तृतीय है ना, ये सब कुछ हड़पना चाहते हैं, वहां के निवासियों का शोषण करते हैं, इंग्लैंड की नीति और शोषण के विरुद्ध यहाँ पे फिर अमेरिकी आवाज उठाते हैं। बहुत सारे युद्ध के कारण हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहां के निवासियों का शोषण, उपनिवेशों में राजनीति स्वायत्ता का अभाव, ठीक है। युद्ध के जो कारण थे, अगर अपने बात करें दोस्तों युद्ध के कारण की, तो यहाँ पे पहला जो कारण आता है वो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव। राजनीतिक स्वायत्तता अभाव। इसके अलावा मतलब राजा द्वारा दोस्तों जो भी गवर्नर है वो अपने आप मनोनीत कर दिए जाते थे, जो उसको अच्छा लगता था, जो मतलब शोषण करते थे लोगों का। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आप आपत्तिजनक कर है, मतलब ठीक है, मतलब जो अदालती कागज है उस पे 20 शिलिंग स्टाम्प कर लिए जाते थे, ठीक है। अनावश्यक कर कह सकते हैं, अनावश्यक कर हो गया, और भी बहुत सारे कारण हो जाएंगे। तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, जो तत्कालीन कारण है ना, वो था बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी। अब दोस्तों जो बोस्टन चाय पार्टी, ये 1773 ईस्वी की बात है। क्या बात है कि जब है ना, मैं भारत से आने वाली जो चाय है अमेरिका में बोस्टन बंदरगाह पर, आगे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे दोस्तों जो भारत से है ना चाय आ रही थी, भारत से क्या आ रही थी, चाय कहाँ पे आ रही थी, अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर, बोस्टन बंदरगाह पे आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो चाय पहुंची, यहाँ से चाय यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पे जो आदिवासी थे ना, इनके द्वारा ये चाय का जो जितना भी माल था ना, ये समुद्र में फेंक दिया गया। और यहीं से ही दोस्तों अलख जग गई कि अपने को क्या है कि फिर 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दोस्तों टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। तो ये अपने को लिखना है कि 4 जुलाई, 4 जुलाई, और 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया में टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी, घोषणा पत्र जारी। दोस्तों जो ऊपर मैंने बनाया ना, इसको आप लिख देना, ऐसे नहीं बना के लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद अब क्या हुआ दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन है, इसके द्वारा प्रमुख यहाँ पे नेतृत्वकर्ता की बात करें, प्रमुख यहाँ पे कौन करता है, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं को दोस्तों अमेरिका का पहला बाद में राष्ट्रपति भी बना दिया जाता है। और लास्ट में पेरिस संधि के तहत, पेरिस संधि होती है 3 फरवरी 1783 ईस्वी को, अमेरिका आजाद हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और दुनिया का पहला लिखित संविधान भी लिख देता है 1789 में अमेरिका। इतना नहीं लिखना आपको। और ऊपर वाले जो मैंने ये किया है, ये आप दोस्तों वैसे ही लिख सकते हो सीधा, फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनाना आपको। अब दोस्तों पार्ट सी है जो आपका, ये अपने पूरे डिटेल से नहीं लिख पाएंगे, 100 शब्दों में एक साथ इतने सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसको अपने आगे करेंगे जितने भी 100 शब्दों वाले हैं क्वेश्चन। और राजस्थान के यहाँ पे दोस्तों आपके क्या है, जो शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य के बारे में बताना है, ठीक है, पूरा डिटेल से बताना है इसमें 100 शब्दों में। फिर भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के बारे में दोस्तों आपको विवेचना करनी है।
फिर दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध है, इसके दौरान देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करनी। ये तीनों चारों आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। फिर औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। इसकी पूरी आपको विवेचना करनी है कि किसने कहा, क्या मतलब चेंजेस रियल में आए हैं। ठीक है, फिर अपने अब बात कर लेते हैं, 2 अंक के प्रश्न है छोटे। ठीक है, भारत के 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं, तो कौन से 8 मूल उद्योग है ये बताने हैं आप। तो दोस्तों जो मूल उद्योग है वो रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा। अब 8 मूल उद्योगों के आप क्रम से लिखें पूरा ऐसे। पहला आपका रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा आपका दोस्तों हो जाएगा बिजली, तीसरा दोस्तों स्टील, चौथा हो जाएगा दोस्तों कोयला, पांचवा दोस्तों हो जाएगा कच्चा तेल, छठा दोस्तों हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ठीक है, सातवां आपके हो जाएगा सीमेंट, और 8वां हो जाएगा उर्वरक। तो ये 8 दोस्तों यहाँ पे मूल उद्योग है, इनके नाम पूछे हैं, बस इतना नाम ही लिखना है आपको। राजस्थान में दोस्तों जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के दोस्तों मुख्य स्रोत कहाँ है। तो राजस्थान में जो बायोमास एनर्जी बनती है दोस्तों, इसमें बायोगैस में क्या है कि दोस्तों आपके 55 से 70% क्या होती है, मीथेन गैस होती है। तो यहाँ पे दोस्तों सरसों की जो तूड़ी है, सरसों की तूड़ी, और दूसरा जो मुख्य उत्पाद हो जाएगा विलायती बबूल। विलायती जो बबूल है जिसे क्या कहते हैं, जूली फ्लोरा। तो ये नाम भी लिखना है आपको, वैज्ञानिक नाम भी इसका जूली फ्लोरा। तो मुख्यतः ये 2 उत्पाद है जिससे बायो मास एनर्जी राजस्थान उत्पादित करता है। फिर भारतीय बजट में दोस्तों राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखना है। तो दोस्तों ये क्या है कि आपके चेंज होती रहती है मुख्य, मतलब सबसे ज्यादा रुपए भारत किस पे खर्च कर रहा है। तो मेन बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्याज, रक्षा, सब्सिडी जो सिलेंडर वगैरह पे देते हैं, और भी चीजों पे सब्सिडी मिलती है। ठीक है, उन सब पे जितनी भी योजनाएं उसको सरकार खुद वहन करती है। स्वास्थ्य और शिक्षा मेन ये है। बाकी दोस्तों जो बजट के अनुसार आपका लिखा जाएगा आर्थिक समीक्षा के अनुसार। फिर राजस्थान दोस्तों जो कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का सिर्फ नाम पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों वित्त पोषित किया जाता है। फिर सतत विकास को दोस्तों आपको परिभाषित करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो सतत विकास होता है दोस्तों, इसका मतलब वैसे शॉर्ट में तो ये होता है कि प्राकृतिक संसाधन है अपनी पृथ्वी पे, प्राकृतिक संसाधन जैसे भारत में कोयला हो गया, और भी बहुत सारी प्रकार के तेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका किस प्रकार से अपने यूज करें कि आगे आने वाली अपनी पीढ़ी है ना, उनके भी काम आ जाए, ऐसे नहीं कि सारा अपने अपने खा जाए। तो ये चीजें हैं। अब इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, परिभाषा में ऐसे लिखेंगे कि आने वाली मतलब अपने लिए भी पर्याप्त हो जाए, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी यूज के, और पर्यावरण का भी अपने को ध्यान रखना है साथ में। ऐसे नहीं कि अपने प्रदूषण करके छोड़ दे, अगले वाले जी नहीं सके। आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के पूरा करने हेतु वर्तमान पीढ़ी
की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जो विकास किया जाएगा या उसके जीवन स्तर में जो सुधार, सारी चीजें देखी जाएगी दोस्तों, उसे बोलेंगे अपने सतत विकास। ठीक है, ऐसा विकास करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी के भी दिक्कत ना हो, अपने भी सारे जो चीजें हैं वो यूज करते रहे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। फिर आगे आपसे क्या पूछा गया है कि सूक्ष्म लघु भारत में निवेश के वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों जो सूक्ष्म उद्योग है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में बाद में लिखना। इसमें दोस्तों जो निवेश है वो 1 करोड़ का होगा, और दोस्तों जो आपका टर्नओवर कह सकते हैं, ठीक है, या जो व्यापार होगा 5 करोड़ का होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों जो लघु उद्योग है, इसको आपको 50 शब्दों में लिखना है पूरा डिटेल से। यहाँ पे दोस्तों जो आपके निवेश होगा वो 10 करोड़ का होगा, और यहाँ पे दोस्तों जो व्यापार होगा वो होगा 50 करोड़ का। और मध्यम की बात करें दोस्तों, तो निवेश यहाँ पे दोस्तों 50 करोड़ और व्यापार 250 करोड़। तो ये भारत के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की यहाँ पे सीमाएं हैं कि इस तरीके से इनको परिभाषित किया जाता है। इनको आप क्या कैसे लिखोगे 50 शब्दों में लिखने के लिए, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आपको ऐसे लिखना है कि जिस उद्योग में निवेश 1 करोड़ रुपए, व्यापार या टर्नओवर 5 करोड़ रुपए, उसे सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे। फिर निवेश जिस उद्योग में 10 करोड़ रुपए, व्यापार 50 करोड़, उसे लघु उद्योग बोलेंगे। ऐसे आपको लिखना है, लाइनिंग में आपके शब्द पूरे हो जाएंगे। फिर राजस्थान की दोस्तों समर्थ योजना है, इसका बताना है क्या उद्देश्य। देखो दोस्तों ये जो समर्थ योजना थी, इसमें क्या था कि स्किल सिखा रहे थे बच्चों को, स्किल सिखा के ऐसे ट्रेन करना कि वो बेरोजगार ना रहे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जिसमें आपसे कोई मोबाइल ठीक करना सिखा दिया, या और भी बहुत सारे काम सिखा दिए, कंप्यूटर का कोई काम सिखा दिया, इससे वो बेरोजगार नहीं रहेगा। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन उद्देश्य था। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, देश में नवीन रोजगार सृजन के प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियुक्तों को यहाँ पे क्या प्रोत्साहन दे, यहाँ पे दोस्तों 12% दोस्तों अंशदान वगैरह दिए गए हैं। बाकी अपने इसको डिटेल से करेंगे, जब करेंगे पूरी योजनाएं सारी पढ़ेंगे तो। फिर निवेश प्रोत्साहन योजना आ जाती है 2019 की दोस्तों। इसको क्या है कि 17 दिसंबर 2019 को यहाँ पे लागू किया गया। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीजें थी दोस्तों। इसमें आपको क्या है कि स्टाम्प ड्यूटी पे छूट, लैंड टैक्स और बहुत सारी चीजें दी गई। इसको भी अपने जब योजनाएं पढ़ेंगे, वैक की अपने जो फ्लैगशिप योजना पढ़ी है तब भी हमने इसको डिटेल से किया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका विश्व बैंक के जो जलवायु समूह है, इसके यहाँ पे 5 दोस्तों जो लक्ष्य है ना वो आपको बताने हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो कि 21 से 25 है, इनके 5 लक्ष्य है। वैसे इसके की पॉइंट है ना, उसमें तो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फूड, वाटर और लैंड के बारे में कहा गया है। बाकी जो भी क्लाइमेट के बारे में निर्देश है, ठीक है, जो भी पेरिस वो समझौता हुआ है उसका भी यहाँ पे बात कही गई है। फिर अपने जो छोटे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं थोड़े। ठीक है, इसमें आपको ये बड़ा है थोड़ा, सॉरी, भारत में आत्मनिर्भर भारत के अभियान के उद्योग और आधारभूत संरचना के बारे में बताना है। जो 100 शब्दों वाले हैं ये दोस्तों अपने बाद में करेंगे, ठीक है, जब अपने डिटेल से सिलेबस करेंगे। एक बार मैं आपको बेसिक, मेरा मकसद यही था कि आपको बेसिक चीजें बता दूं। अब इसमें आपको दोस्तों जो सौर ऊर्जा नीति है उसको पूरी डिटेल से बताना है कि क्या क्या टारगेट है, कब तक राजस्थान को कितनी मेगावाट एनर्जी करनी है, राजस्थान में कितनी उत्पादित हो रही है, क्योंकि बड़ा पर्सन है, पूरी चीजें बतानी है डिटेल से। हर योजना को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब शारदा एक्ट पूछा गया है, तो दोस्तों ये बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है से संबंधित है। बाल विवाह प्रतिबंध
अधिनियम। अब इसमें क्या है कि जो एज है लड़की की विवाह की, ये की गई थी दोस्तों, अब तो ज्यादा होगी ये 14 वर्ष की गई थी, और लड़के की गई थी 18 वर्ष। अब अपने बात करेंगे दोस्तों जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है लोगों के जाति के आधार पर, ठीक है। वो किसी और जाति का होगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो व्यवहार में चेंजेस होगा। तो वैसे आप कुछ लाइन बना के लिख सकते हो। फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषा लिखनी है, क्या होता है। तो दोस्तों वैसे तो सभी को पता होगा क्या होता है, लेकिन इसको परिभाषा के रूप में ऐसे लिखना है कि निजी लाभ के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा, तो भाई मैं तेरे को नौकरी लगा दूंगा, टेंशन मत ले, मेरी उस नेता से जानकारी है, अपने विधायी शक्तियों का उपयोग कर अपने विधायी शक्तियों का जो उपयोग है, यही दोस्तों आपका राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन अब अपने बाद में करेंगे, ये बाकी जितने भी हैं। जो एम श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने के कौन से लक्षण हैं, ठीक है। इसमें ये प्रत्येक क्वेश्चन राजस्थान की जो जनजातीय समुदाय की 5 समस्याएं यहाँ पे लिखनी है कि क्या क्या उनको समस्याएं पैदा हो रही है, 5 ही लिखनी है। फिर यहाँ पे आपूर्ति, ये आपका दोस्तों जो पार्ट है ये लेखा प्रबंधन से आ गया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में, ठीक है। जो भी स्टार्टअप इंडिया योजना है इससे क्या रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो सकेगा, जिससे क्या है कि अपने देश की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। करिश्माई नेता की 4 विशेषताएं बतानी है, सेवाओं को कोई 4 विशेषताओं को चिन्हित करना है, ठीक है। भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएससी वगैरह, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे बता सकते हो, निफ्टी, एएच मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत के बारे में बताना है, ठीक है। ये सभी आपके किन्हीं 2 चरणों में विशेषताओं के साथ जीवन चक्र, ठीक है। ये आपके दोस्तों जो अकाउंटेंट से संबंधित आ गया, लेखांकन से संबंधित आ गया, इसको ऑडिटिंग से संबंधित आ गया। सरकारी अंकेक्षण क्या होता है, सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पद नाम क्या होता है। ये दोस्तों अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो वो भी इसके अंदर भी ये टॉपिक है पूरा, आप तो अगर आप इसकी कर रहे हो तो भी आपके काम आ सकता है। भारत सरकार द्वारा जो शून्य आधार बजट क्यों अपनाया गया, ठीक है। इसमें भी लेखांकन के बारे में ही आपसे पूछा गया है। अब इसमें देखो जो पहला टॉपिक है ना आपका सिलेबस में ये दे रखा था कि लेखांकन की 2 प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्षीय अवधारणा को समझाइए, तो ये यहाँ पे सीधा आ गया। तो जो आपके सिलेबस दे रखा है ना उससे आपको नहीं हटना, एनसीईआरटी से आप ये कवर करो सारे टॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही दोस्तों अपने मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आपको जो राजस्थान का जितना भी है ना वो सारा यहाँ पे कवर करा दूंगा, और वो अपने किस फॉर्म में करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे। उसमें अपने देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उठपटांग, ठीक है। और अलग अगर आपको किसी टॉपिक का चाहिए, साइंस की क्लास चाहिए इसकी, तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।